जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे चाइना से जुड़े हुए एक अहम मसले पर। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सुमित जैन जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार एंड जय हिंद। सुमित जी, आपके ससुराल से एक खबर आई है कि बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन, जिनको करप्शन के चार्जेस में या करप्शन के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई गई है और ये बहुत बड़ी खबर है। चाइना जो करप्शन को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है, वो किस तरह से अपनी इंटरनल जो करप्शन है उसको किस तरह से कैसे-कैसे मैनेज करता है, इस पे मैं आपसे चर्चा करूँगी, समझूँगी। लेकिन उसके विपरीत हम चाइना को देखते हैं, बाकी देशों में वो पूरी तरह से जो करप्ट लोग होते हैं, उनको ब्राइब करता है और अपनी जो भी उनका एजेंडा है, उसको पुश कराने की कोशिश करता है। तो चाइना की इस दोहरी नीति को समझना चाहेंगे, आखिर चाइना ये सब कैसे करता है? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि चाइनीज दोगले होते हैं और दोगले का भी ये सिस्टम है कि जब से शी जिनपिंग आए हैं 2014 से पहले यहां पर भी करप्शन खुलेआम था। यहां पर जो एक वाटर वर्क्स का जो एक डिपार्टमेंट है, वहां के एक छोटे से अधिकारी के घर में 200 मिलियन आरएमबी मिले कैश, यानी कि 200 करोड़ रुपए हो गया इंडियन करेंसी के हिसाब से। वो उसके घर से मिला है। अब ये कौन आदमी था? छोटा सा एक अधिकारी है एक स्टेट के अंदर। अब आज की डेट में शी जिनपिंग ने पिछले 10 सालों में जितने भी आदमी पकड़े जो कि करप्शन के अंदर इन्वॉल्व थे, सबको टांग दिया। डेथ सेंटेंस है अभी चाइना में अगर कोई करप्शन करता हुआ पकड़ा जाता है। अभी आप देखिए जो न्यूज अब वो तो बोल रही है, बैंक ऑफ चाइना का चेयरमैन रहा हुआ है लियू लियांगे, उसका बंदे का नाम था। और ये बहुत बड़ी खबर है चाइना के अंदर कि इतने बड़े बैंक, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ चाइना। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वैसे ही बैंक ऑफ चाइना है यहां पर। उसके चेयरमैन को आपने 1 सेकंड लगाया, पहली हेयरिंग में फांसी की सजा सुना दी। रीजन? पैसे लेता हुआ पकड़ा गया है, धांधली दिखी है। 3 से 4 बिलियन डॉलर के लोन दिए थे, उसमें से काफी नुकसान हुआ, बैंक को पकड़ा गया। और उसने एक्सेप्ट भी किया कि यस मैंने ब्राइब लिया है, मैंने ट्रांसफर्स करने के लिए भी पैसे लिए, मैंने लोन्स देने के लिए भी पैसे दिए। क्योंकि जब प्रूफ सामने रखा जाता है तोते की तरह बोलते हैं, और अगर बोले नहीं तो बुलवाना भी इनको आता है। तो ऐसा नहीं है जैसे केजरीवाल को पकड़ा, वो उसने बोल दिया जी मैं तो बोलूंगा नहीं, वहां पे बिल्कुल मुंह बंद करके बैठा रहा और ईडी वहां पर आराम से सर जी कुछ तो बोल दीजिए। ऐसा सिस्टम यहां पर नहीं होता, इनको बुलवाना आता है। और जब उसने बोल दिया तो आप देखिए सीधी फांसी की सजा है। और आपको लगेगा कि फांसी बड़ी जल्दी मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। फांसी की सजा दे दी, लेकिन तिल तिल कर मारना है उसे। उसे बोल दिया फांसी मिलेगी 2 साल के बाद। अब 2 साल बेचारा अंदर बैठ के हर रोज अपनी मौत को देखेगा आते हुए, हर रोज गिनेगा कितने घंटे और रह गए मेरी मौत के। इस तरह से चाइना मारता है अपने लोगों को। पहली बात ये। दूसरा एक और चीज है, जी। एक और चीज है जो उसने धांधली करी है। आपको लगता है कि वो पैसे लेके बैठ गया तो रिकवर नहीं किए जाएंगे? चाइना ने एक एक रुपया उससे रिकवर कर लिया है। उसने जो प्रॉपर्टीज बनाई, प्रॉपर्टीज छीन ली। उसके बच्चे फॉरेन में पढ़ते थे, उनको वापस बुला लिया गया। मतलब कि कुछ भी छोड़ा नहीं है। जो उसने पूरी लाइफ उसने ब्राइबरी में या रिश्वत लेते हुए जो उसने पैसे कमाए थे, यानी कि उन्होंने अपने पैसे भी रिकवर किए और एक प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया कि अगर तुम करप्शन करोगे तो सूली पे टांग दी जाओगे, वो भी तिल तिल कर मारेंगे। थोड़ी एकदम से झटके से तुम्हें मारा नहीं जाएगा। दिस इज समथिंग विच आई लव अबाउट चाइना। लेकिन सुमित जी, एक सवाल है कि सज़ा सुनाने में तो बिल्कुल देरी नहीं है, लेकिन सज़ा देने में इतनी देरी क्यों लगाई जा रही है? देने में नहीं है, पकड़ के जेल में किया हुआ है। मौत की सजा सुनाई है, लेकिन मौत दी नहीं है। क्योंकि मौत दे देंगे तो बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी उसको भी निपटारा हो जाएगा। निपटारा नहीं करना है। यही तो बात है चाइनीज की। ये मैं बार बार बोलता हूं, कम्युनिस्ट का जो डीएनए है वो आपको समझना पड़ेगा। चलो दूसरी तरफ से उदाहरण देता हूं मैं आपको। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। क्या रशिया को 2.5 साल लगने थे यूक्रेन को अपने कब्जे में करने के लिए? उसके लिए 2-3 दिन का काम था। लेकिन यूक्रेन को, नेटो को
तिल-तिल कर मार रहा वो। क्यों? उसे मालूम है कि अगर मैंने पूरा यूक्रेन 2 घंटे में ले लिया, तो ये सारे नेटो वाले इकट्ठे हो जाएँगे, कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर मेरे ऊपर ये युद्ध करने की कोशिश करेंगे। उनको लटकाया हुआ है, यूक्रेन को लटकाया हुआ है और आराम-आराम से पिंग-पोंग खेल रहा है यूक्रेन के साथ। लेकिन जब यूक्रेन ने हल्की-सी दादागिरी दिखाने की कोशिश करी, मैक 10 का मिसाइल फेंक दिया उनके ऊपर आईसीबीएम और सारा यूरोप सुन्न होके बैठ गया है। क्या ये चीज़ वो पहले दिन नहीं चला सकता था? ही कुड हैव डन इट। यही कम्युनिस्ट का तरीका होता है, आराम से खेलते रहो। और यही चीज उन्होंने इस बंदे के साथ भी किया है। सजा सुना दी, मौत के मुंह पे नहीं छोड़ा है, उसको 2 साल के बाद बोला है, उसके बाद तुम्हें सूली पे टांगेंगे। ताकि एक तो दूसरों को पता लग जाएगा कि भैया चेयरमैन ऑफ द बैंक अगर सूली पे चढ़ सकता है, हम तो किसी खेत की मूली ही नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज द कम्युनिस्ट स्टाइल। लटका के रखो और तिल-तिल के मारो एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबॉडी। मैं बार-बार बोलता हूं यहाँ पे भारत की गवर्नमेंट को भी, आपको अगर यहाँ पर तरक्की करवानी है, आपको कुछ चीजें हैं जो चाइना से सीखनी पड़ेंगी। इनसे कुछ भी चीज सीखने वाली नहीं है। मैं बार-बार बोलता हूँ, ये कॉपी मास्टर हैं। कोई किसी भी चीज में आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। एक ही चीज है कि कंट्री फर्स्ट, उसके रास्ते में कोई भी आएगा, उसे उड़ा दिया जाएगा। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इंडियन गवर्नमेंट हैज टू लर्न एंड इंप्लीमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था कि चाइना अपने कंट्री में तो करप्शन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन दूसरे कंट्रीज में जो करप्ट लोग होते हैं उन्हें पकड़ के रखता है। इसी को आर्ट ऑफ वॉरफेयर बोलते हैं। और जब इलेक्शंस हो रहे थे भारत के अंदर, मैंने उससे 1 साल पहले वीडियोस बनानी शुरू करी। आई वाज टेलिंग एवरीबॉडी कि भाई चाइना क्या कर रहा है, वो ओपनली उसने डिक्लेयर कर दिया कि राहुल गांधी को मैं सपोर्ट करूंगा। चाइना को सपोर्ट सोरोस करता है, सोरोस सपोर्ट करता है राहुल गांधी को। ये जो नेक्सस है, तिगड़ी है, इन्होंने प्लान बना लिया था कि मोदी जी की गवर्नमेंट को दोबारा नहीं आने देना। और आपको याद होगा, राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर मोदी जीते, जिसको उन्होंने बोला था मैच फिक्स है, ईवीएम हैक्ड है, तो मैं पूरे भारत में आग लगाने वाला हूं। उसने बोला भी था ये चीज। और ये शायद आई डोंट नो हाउ इट हैज हैपेंड कि मोदी जी 400 की बजाय 240 पर रह गए। लेकिन उसके आने का रीजन था चाइना की दखल अंदाजी। ओपनली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो राहुल गांधी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपने देखा न्यूज क्लिक वाला जो मामला था वो चाइना से ही शुरू हुआ था। तो चाइना को हमेशा ही कभी वो जो पाकिस्तान है उसमें जितने करप्ट लोग हैं वो अच्छे लगते हैं। इमरान खान नहीं अच्छा लगा तो जाकर वहां पे बोल दिया इमरान खान को हटाओ, सेट योर हाउस राइट, देन वी विल सपोर्ट यू। इमरान खान को उसके बाद 1 दिन में हटा दिया गया। शेख हसीना थी, शेख हसीना को हटाया गया। क्यों? क्योंकि वो भी नेशनलिस्ट थी, भारत के करीब आ रही थी। मोहम्मद यूनस आ गया है। अब देखिए सब कुछ ठीक हो गया है चाइना के साथ। यही कुछ हुआ है मूजो के साथ, यही हुआ है 66 अदर कंट्रीज के साथ। जहां जहां पर करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं, चाइना उन्हें ही फंड करता है। बाइडेन उसी कड़ी का एक हिस्सा भी है। बाइडेन को लेके आने वाले चाइना ही था और ट्रंप को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि वो भी एक नेशनलिस्ट है। चाइना की दुकानदारी ही करप्शन से चलती है। अपने कंट्री में रुकवा दिया और दूसरे कंट्री में छोड़ते नहीं है। अब आप सोच के देखिए, नेपाल एक कंट्री है जो भारत और चाइना के बीच में है। उसका नया प्रधानमंत्री दोबारा से ओली बना है तीसरी बार, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया जो प्रो भारत थी, उसे गिरवाया है। ओली सबसे पहला ट्रिक कहां मार रहा है? चाइना का। और ओली के थ्रू वो बीआरआई का प्रोजेक्ट वहां पर ले जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ओली भी एक कम्युनिस्ट है, करप्ट है। वो पैसे लेकर पहले भी उसने बहुत धांधली करी है नेपाल के अंदर, अब दोबारा से करवाने के लिए उसे चाइना बुला लिया है। चाइना का यही स्ट्रेटेजी है विच मेक्स इट डबल, जिसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। अपने कंट्री के लिए कुछ और दूसरे कंट्रीज के लिए कुछ और। जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और इस बात से सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो अपने आप को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक कहते हैं, वो इस तरह से कैसे चाइना के षड्यंत्र में फँस जाते हैं? सपोज़ टू से आरज़ू जी, हमारे एम्बर देश की हाँ, हमारे हाँ। देश की एम्बर जी, हमारे देश की एक विडंबना है। विडंबना ये है कि यहाँ पर सिक्कों के सामने नाचने वाले लोग आपको शुरू से मिलते हैं।
अगर 1000 साल पहले भी ये काम ना किया होता, तो जो दुर्गति हमारे देश की हुई है 1000 साल से, वो ना होती। हमारे यहाँ पर ही गद्दार मिलते हैं, जो कुछ सोने के सिक्कों के चक्कर में वो देश को बेच देते हैं। आपने महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा होगा कि एक मौलवी को वहां पर हेलीकॉप्टर दिया गया, पूरे वहां पे चक्कर लगवाए गए और उसकी डिमांड क्या थी कि सारी जमीन महाराष्ट्र की हमारे नाम पे कर दीजिए, और हमारे ही पॉलिटिशियंस ने बोल दिया, यस हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, आप हमें महाराष्ट्र जिता दीजिए। आप सोचकर देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक मौलवी के लिए, कि सिर्फ इसलिए कि आपको वोट लेकर आपको कुर्सी पर बैठा है, आपने बोल दिया, आपने सारे महाराष्ट्र के लोगों की जिंदगियों का सौदा कर लिया। ये आज की कहानी नहीं है, ये 1000 साल की कहानी है। और ये चीज कब खत्म होगी मुझे नहीं समझ आता। ये हमारे डीएनए का पार्ट है, ये या हमें जो ना हमारे देश से प्यार नहीं है। आई डू नॉट नो हाउ कैन समबडी फॉल टू दिस लेवल। और यही चीज है जिसके लिए मैं परेशान रहता हूं कि मोदी जी आप तरक्की कराने की बात बोलते हो, आप बोलते हो कि मैं देश को एक विकसित भारत बना दूंगा 2047 तक। नहीं पॉसिबल है जब तक ग्राउंड लेवल पर आप डीएनए लोगों का चेंज नहीं करते। अब आप बोलेंगे डीएनए चेंज कैसे हो सकता है? चाइना एक उदाहरण है उसका। चाइना के अंदर भी यही कुछ था, सिक्कों के सामने अपने देश को बेच देते थे। माओ का टाइम आया, उसने पकड़ पकड़ कर 3 करोड़ लोगों को उसने ऊपर भेज दिया, जो कि कंट्री की बात नहीं सुनते थे। एक रेवोल्यूशन का काम लेकर आए, एंड देन अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। यस, उसके बाद एग्रीमेंट्स किए अमेरिका के साथ, आपको मालूम है किसिंगर आया और ये सारी मीटिंग्स हुई और चाइना ने तरक्की का रास्ता अपनाया। लेकिन उससे पहले जो ग्राउंड वर्क किया था वो माओ का किया हुआ था। उसने पकड़कर इन सारे जिहादियों को, जो सेपरेटिस्ट बने हुए थे, ये सबको पकड़ के उसने ऊपर भेज दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम हमारी कंट्री को नीचे लेकर आ रहे हो। नाउ इट माइट लुक वेरी रेडिकलाइज्ड सिस्टम, बट चाइना की ट्रांसफॉर्मेशन आप देखती हैं, उसके बाद एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। जो गद्दार थे उन्हें पकड़कर लटका दिया गया। यही चीज आज भी चल रही है। ये अपने कंट्री के अगेंस्ट किसी ने भी काम किया हो उसे छोड़ते ही नहीं है। एम्बर जी, आपको सुनकर हैरानी होगी, कोई आदमी ऑलरेडी चाइना को छोड़कर अमेरिकन सिटीजन बन गया है, वहां पर जाकर अगर कोई वीडियो बनाता है चाइना के खिलाफ, उसे वहां से उठा लिया जाता है। अमेरिका से परमिशन नहीं मांगी जाती, ना ही किसी कोर्ट में जाते हैं। इनकी पुलिस जाती है, उसे पकड़कर अपने जहाज में बैठाकर यहां लेकर आती है और वो उसको टीवी पे बुलाकर माफी मंगवाते हैं, और रो रो कर वो माफी मांगता है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। उसके बाद उसके साथ क्या होता है आज तक खबर बाहर नहीं आई है। और रोता क्यों है ये भी आप समझ लगी होंगी कि जब उसको यहाँ पर लेकर आते हैं, उसको भी मौत सामने खड़ी हुई दिखाई देती है कैमरे के पीछे। तो ये जब तक ये डर आप अपने लोगों में नहीं बिठाएंगे, तब तक सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। और ये चीज मैं बार बार बोलता हूं, ये 2 चीजें हैं जो चाइना से सीखने वाली है। लेकिन भारत में जो आप कह रहे हैं कि चाइना से सीखने वाली है, यहाँ तो एक आतंकवादी के लिए भी कोर्ट आधी रात को खुल जाते हैं, ह्यूमन राइट के जो पैरोकार है वो आ जाते हैं। अब भारत में ये फिर किस तरह से मुमकिन हो पाएगा जो आप कह रहे हैं? जिस दिन आप चाइना और इजराइल की तरह काम करना शुरू कर देंगे कि ह्यूमन राइट्स आर फॉर ह्यूमंस, उग्रवादी किसी भी धर्म से हो, आप खुद बोलते हैं कि जो मजहब है उसका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, फिर सामने कोई भी हो, जब तक आप उसे ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे तब तक आप उनको बेल मिलती हुई दिखाई देगी। उनको जानवरों की तरह ट्रीट कीजिए, ये जानवर है, जानवर के साथ जैसे सलूक किया जाता है, जब कुत्ता पागल हो जाता है हमें गोली मारनी पड़ती है या उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। द डे यू स्टार्ट बिहेविंग इन दिस वे, चाइना यही काम करता है। चाइना डज नॉट वेट कि पहले वो सामने वाला आपके ऊपर अटैक करेगा फिर आप रिटेलिएट करेंगे, नहीं होता है। आज इजराइल ने देख लीजिए, इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, अब एक बार अटैक कर दिया हिजबुल्लाह ने, आज हिजबुल्लाह उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, इजराइल जाकर अटैक करता है उनके अटैक करने से पहले। वो बेशक सीरिया हो, ईरान हो, वो लेबनान हो, वो कहीं भी बैठे हो, वो छोड़ता ही नहीं है। 3000 पेजर एक दिन में फोड़ देने, ये इजराइल ने करके दिया। वो सारे लोग कोई वहां पे भजन कीर्तन करने नहीं बैठे हुए थे, वो सारे प्लान बना रहे थे कि कैसे इजराइल में जाकर दोबारा से अटैक करना है 7 अक्टूबर की तरह। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। आपके यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, सो कॉल्ड
ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं, आपके यहाँ पर वकील हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं इन उग्रवादियों को छुड़ाने के लिए, रेप के जो जिन्होंने रेप किए होते हैं उनको छुड़ाने के लिए ये स्पेशल सेल बनाए हुए हैं। आपको उन्हें उखाड़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक अ प्रेसिडेंट। चाइना के अंदर अगर किसी ने सोचा भी है कुछ भी ऐसी हरकतें करने के लिए, उसके सोचने से पहले उसको ऊपर भेज दिया जाता है और उसकी पूरे के पूरे एरिया की कम्युनिटी को आज की डेट में कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ है। आप सोच के देखिए, एक कम्युनिटी को ऐसे किया है, बाकी की जितनी भी कम्युनिटीज हैं, यहां पर भी सोसाइटी के अंदर डिविजन है, लेकिन आपने एक को सेट कर दिया, बाकी सब अपने आप ही सेट हो गई। जब तक आप एज अ कंट्री, एज अ स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लेंगे, तब जी। तक आप कभी भी अपनी कंट्री को आगे नहीं लेके जा सकते, तरक्की नहीं कर सकते, चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। चाइना के अंदर जो क्राइम रेट है, जीरो है। यहाँ पर ना चोरी है, ना चकारी है, ना कुछ और है। वाई? बिकॉज द कंट्री इज स्ट्रॉन्ग एंड लॉस आर मेड बाय द कंट्री, नॉट बाय सम फ्यू जी। जजेस सिटिंग इन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुमित जी एक और सवाल कि भारत में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी जब सत्ता में आने के लिए प्रचार कर रही थी और कोशिश कर रही थी, उनका बहुत बड़ा मुद्दा करप्शन था कि किस तरह से कांग्रेस के शासन में करप्शन रहा और मोदी जी हमेशा करप्शन को लेकर के हमने करप्शन किया, खत्म किया, ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। लेकिन मैं ओवरऑल चाहे सत्ता किसी की भी हो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, करप्शन को लेकर आपको नहीं लगता कि भारत को भी कुछ ऐसा ही अपनाने की ज़रूरत है जिस तरह से चाइना में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जो हम बात कर रहे हैं? आई फुली एग्री विद यू। अगर भारत के अंदर एक, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एक आदमी को आपको सूली पर टांगना है, उसके बाद सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। तो उसका सीधा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा है कि कई लोग हैं, वो बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से वो भारत में एंटर कर जाते हैं इलीगली। जी। ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना के साथ भी इन्हीं कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, ये एक बार भी कोशिश नहीं करते कि चाइना में जाके सेटल हो जाइए। उनकी जो कंट्री है वो तो 10-15 टाइम्स ज्यादा तरक्की है भारत से, उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है, बट वहां पर नहीं जाते। उसका रीजन है, इन्हें मालूम है कि वहां पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, अगर कोई आदमी इलीगल पकड़ा जाता है, उसका सबसे पहला काम है उसकी किडनियां निकाल ली जाती है। जब एक आदमी की किडनी निकली है, बाकी सबने अपनी किडनियां बचाने के चक्कर में वहां पर मूव भी नहीं करते हैं। जबकि भारत में आते ही इन्हें राशन कार्ड मिल जाता है, सारी सुविधाएं इनको देनी शुरू कर देते हैं, इनको वोट लेने के लिए। तो जब आपको फैसिलिटीज मिल रही हो, तो आप क्यों नहीं आएंगे? और चाइना में जाने जाने की तो आप सोच भी नहीं सकते। जब तक ये लॉ स्ट्रिक्ट नहीं बनते हैं, करप्शन हो हुँ। या इलीगल एंट्री हो, जब तक आप दोनों चीजों को आप स्टॉप नहीं करेंगे थ्रू स्ट्रॉन्ग लॉस। लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। मेरी कई बार बात मेकिंग होती है लॉज़ वकीलों से। ऑल्सो बाय इम्प्लीमेंटिंग देम प्रॉपर्ली वो इम्प्लीमेंटेशन भी सबसे बड़ा मसला इंडिया का है। मैं इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं बोल हो रहा हूं, जब मैं कभी भी यहाँ पे जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के, उनसे बात करते हैं कि भाई आप रात को कोर्ट खोलते हैं और उन्हें बरी कर देते हैं, रीजन क्या है? क्या आप पैसे लेकर काम नहीं करते? उनका हमेशा बोलना होता है कि वी वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्राविधान हैं जो उस कम्युनिटी को फेवर करने के उन्होंने प्रावधान बनाए हुए हैं। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जजमेंट्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स लॉज में कमी है, लॉज को चेंज करने की एक मुहिम चलानी चाहिए। तभी मोदी जी ने कहा था 400 पार, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सीधे तरीके से चेंज नहीं कर सकते, वो नहीं हुआ तो वो लॉज भी चेंज नहीं हो सकते। बट ऐसा नहीं है कि अभी भी कुछ चीजें नहीं होंगी। अब वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, इट्स अ वेरी वेरी बिग बिल। जिस दिन ये आएगा तो कुछ रीढ़ की हड्डी कई चीजों की टूट जाएगी, और इस तरह से ही आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जब ये काम हो जाएगा, करप्शन के ऊपर भी कोई ना कोई नकेल कसी जाएगी। दिस मुझे विश्वास है कि मोदी जी हैं, ही इज गोइंग टू डू इट। उम्मीद करते हैं कि करप्शन जो भारत का एक बहुत बड़ा मसला रहा है, उसको लेकर आगे हम अ, इसको एकदम खत्म होते हुए जड़ से देखें क्योंकि करप्शन अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं भारतीयों के डीएनए में शामिल थे हम, कहीं भी करें, कितना भी बोलें कि छोटा-मोटा करप्शन सब कर ही लेते हैं। खैर
कभी एक ऐसा भारत हो कि जहाँ पर बिल्कुल करप्शन ना हो, सब ईमानदारी से रहें और पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। सुमित जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े कि चाइना किस तरह से करप्शन को डील करता है अपनी कंट्री के अंदर। हालाँकि वो बात अलग है कि दूसरी कंट्रीज़ में करप्शन फैलाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।